नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। रोज की तरह चक्रव्यूह का वक्त हो गया है। शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो और सबसे पहले वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने अपनी वोटिंग कर पसंद हमको बताई है। पहली कहानी, डीके शिव कुमार का शुभ मुहूर्त अब शुरू हो गया है। क्या कांग्रेस ने 2029 की लाइन खींच दी है? इस खबर को 20% लोग देखना चाहते हैं। अगली कहानी, बंगाल में चुनाव नतीजों के 30 दिन के बाद ममता बनर्जी को कौन सा बहुत बड़ा झटका लगा है? क्या टीएमसी में 2 फाड़ हो चुके हैं? इस खबर में 22% लोगों की दिलचस्पी है। 7:28 पर अपनी विशेष रिपोर्ट में आज हम बंगाल पर ही फोकस करने वाले हैं। और जो खबर है अगली, वो थी आ रहा है कॉकरोच। 6 जून को अब दिल्ली में क्या होने वाला है? इस खबर में बहुत लोगों की दिलचस्पी। 28% लोग देखना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अब क्या करने वाली है। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है, वो भी सीजेपी से जुड़ी हुई खबर है। नीट की, सीबीएसई की, 12वीं के बच्चों की। बच्चों के भविष्य का सवाल है, सीबीएसई में कितने उठे मकड़ जाल है। इस खबर को देखने में 30% दर्शकों ने अपनी रुचि बताई है। तो आज चक्रव्यूह की शुरुआत भी इसी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि यही हमारी आज की सबसे बड़ी स्टोरी है। ₹2300 करोड़ रुपए का बजट, आईएएस अधिकारियों की फौज, जाने माने लोग इसके साथ जुड़े हुए और देश के सबसे बड़े नीति निर्माताओं का दिमाग। इतना सब कुछ होते हुए भी सीबीएसई ने इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे कर दी? आज हम इसी गलती पर एक एक कर उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस गलती का खामियाजा 18 लाख छात्रों को और उनके माँ बाप को उठाना पड़ रहा है। आखिर कैसे सीबीएसई के मकड़ जाल में फंस गए स्टूडेंट्स? आज इसका बहुत अच्छे से विश्लेषण विद फैक्ट एंड फिगर आपके सामने करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सीबीएसई के रिवोल्यूशन रीवैल्यूएशन पोर्टल पर आज दोपहर तक 45,000 से ज्यादा आवेदन सबमिट किए जा चुके हैं। इसमें वेरिफिकेशन के लिए करीब 5,000 और रीवैल्यूएशन के लिए करीब 40,000 आवेदन सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या मानी जानी चाहिए हर साल के मुकाबले में। ये जानकारी खुद सीबीएसई ने आज दी है, यानी ये दिखा रहा है कि ओएसएम तकनीक पर छात्रों को भरोसा ज्यादा नहीं है। हालांकि सीबीएसई के इन दावों के बीच कई छात्र और उनके परिजन सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतों के पोस्ट भी डाल रहे हैं। शिकायत ये कि कई छात्रों को पहले अप्लाई करने के बावजूद अब तक आंसर शीट की सेकंड कॉपी नहीं मिली है, जिससे छात्र वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बीच सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है। दरअसल जब जनवरी में ओएसएम सिस्टम का टेस्ट चल रहा था, ड्राई रन जिसको बोलते हैं, टेस्ट रन जिसको बोलते हैं, जनवरी में हुआ था इसी साल, तब इसमें भारी तकनीकी खामियां उस वक्त उजागर हुई थी। लेकिन लगातार सीबीएसई के अधिकारियों ने इन खामियों को नजरअंदाज किया। सीबीएसई की अपनी आंतरिक कमेटी ने लिखित रिपोर्ट देकर उसी वक्त कह दिया था कि इस डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी इस ओएसएम सिस्टम को अभी लागू न किया जाए। सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए कम से कम 1 साल तक ट्रायल किए जाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी इसे 1 हफ्ते के भीतर जल्दबाजी में लागू कर दिया गया। सीबीएसई की आंतरिक रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के सॉफ्टवेयर में ऐसी खतरनाक खामियां हैं जो छात्रों का भविष्य बर्बाद कर सकती हैं। ड्राई रन के दौरान सॉफ्टवेयर आंसर शीट को ठीक से स्कैन नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर मूल्यांकन के दौरान बार बार क्रैश हो रहा था। ये तमाम चीजें जनवरी फरवरी में जो ड्राई रन किए गए उसमें खुलकर सामने आ गई थी, जब टीचर्स को सिखाया जा रहा था कि कैसे कॉपी चेक होगी, कैसे स्कैनिंग करनी है। उसके बावजूद भी उस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। आखिरकार क्यों? ड्राई रन के दौरान यह भी सामने आया था कि छात्रों के नंबर अचानक बढ़ और घट रहे हैं, यानी कोई कंट्रोल नहीं है। यानी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के ड्राई रन में कई छात्रों के नंबर अचानक बढ़ जा रहे थे और कईयों के अचानक घट जा रहे थे। यह भी उसी वक्त ड्राई रन में साफ हो गया था, जिसकी आज कई छात्र शिकायत कर रहे हैं।
सीबीएसई की आंतरिक कमेटी ने कहा था कि ओएसएम सिस्टम तभी काम कर सकता है जब देश भर में बेहद आधुनिक और वेल इक्विप्ड मूल्यांकन सेंटर बने हो, जो फिलहाल सीबीएसई के पास नहीं थे। इसके बावजूद भी सीबीएसई अड़ गई कि नहीं, हम तो ओएसएम को इसी बार लागू कर देंगे। सीबीएसई ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपियां जांचने के लिए शिक्षकों को पूरा प्रशिक्षण भी ठीक से नहीं दिया। एक हॉल में बिठाकर प्रेजेंटेशंस के जरिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, जबकि वास्तव में इसके लिए हर शिक्षक को, जी हाँ, जो कॉपी चेक करने वाले हर शिक्षक को इंडिविजुअली कंप्यूटर में बिठाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, ताकि कोई गलती ना हो। आपको याद होगा, हमने एक ऐसी रिपोर्ट भी फरवरी के महीने में दिखाई थी कि टीचर्स ट्रेनिंग से खुश नहीं हैं। आज भी उस रिपोर्ट को दिखाने का वक्त है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या चक्रव्यूह ने कहा था। अब सवाल यह है कि सीबीएसई ने अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालकर बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं किया तो क्या किया? जब ओएसएम सिस्टम की खामियां ड्राई रन के दौरान भी पकड़ी जा रही थी, तो फिर किसके दबाव में, जी हाँ, किसी का क्या दबाव था इसे जल्दबाजी में इसी साल से लागू करने का? 18 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर सीबीएसई ने इस घटिया सॉफ्टवेयर को आखिरकार क्यों आनन फानन में हरी झंडी दे दी? कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे? किसकी जेबें गर्म हुई हैं? ऐसे तमाम सवाल मन में कौंधते हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सीबीएसई को अब देना चाहिए। लाखों लोग रोज सीबीएसई से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई मौन है। जिस मानसिक तनाव से छात्र गुजर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के आला अधिकारी हैं। 2 आला अधिकारियों का तबादला कल कर दिया गया, हमने आपको बताया भी था, पर क्या इससे इन बच्चों का भविष्य संवर जाएगा? अब सरकार सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला करके छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर क्या पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? ये धूल झोंकी जा रही है आपकी आंखों में। ये सारी कवायद धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की है। असल में सवालों के जवाब से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री की, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। तो ये छोटी उंगली का छोटा नाखून काटकर बचने की कोशिश ना की जाए। अगर समय पर सीबीएसई की आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट पर संज्ञान ले लिया जाता, तो आज इन 18 लाख छात्रों का भविष्य यूं अधर में लटका नहीं होता। हम भी अपने आपके इस फेवरेट शो चक्रव्यूह में लगातार ओएसएम सिस्टम के इक्विपमेंट को लेकर, ओएसएम सिस्टम की तकनीक को लेकर, ओएसएम सिस्टम की ट्रेनिंग को लेकर तमाम एप्रीहेंशन लगातार उठाते आए हैं फरवरी के महीने से ही, लेकिन फिर भी सीबीएसई के अधिकारियों की अब तक नींद नहीं खुली। सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार सीबीएसई क्यों इन तमाम लोग, जो लोग विसिल ब्लोअर थे सिस्टम के, जो खामियां गिना रहे थे, उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था? नहीं, अगर आपको याद है तो हमारे चक्रव्यूह की पुरानी रिपोर्ट देखिए, जो हमने करीब 3 महीने पहले ही बता दिया था। सीबीएसई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इससे समय बचेगा, खर्च बचेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, गलतियां कम होगी, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खासकर पेरेंट्स के मन। क्या देश भर के हर स्कूल में इंटरनेट इतना मजबूत होगा कि कॉपियां स्कैन कर अपलोड हो जाएंगी? क्या हर टीचर डिजिटली सिस्टम के लिए पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है? और अगर 32 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में कहीं एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कैनिंग के दौरान कोई पन्ना क्लियरली अपलोड नहीं हुआ, कोई पन्ना मुड़ गया, उसकी कॉपी ठीक से नहीं हो पाई, अगर सिस्टम क्रैश हो गया या सर्वर डाउन हो गया, तो क्या होगा? कहीं बच्चों का भविष्य, 12वीं की परीक्षा है, तकनीकी गड़बड़ी की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? मैं फिर इसको क्लियर कर दूं कि हमारा कोई मकसद श्रेय लेने का नहीं है, पर हम पत्रकार होने के नाते, न्यूज़ चैनल होने के नाते इस बात का एहसास कर रहे थे कि छात्रों को, टीचर्स को ओएसएम को लेकर कई एप्रीहेंशंस मन में हैं। इन एप्रीहेंशंस को हमने दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी सीबीएसई के कानों पे जू नहीं रहेंगी। आज हर छात्र और उसके माता पिता खुद को सीबीएसई के चक्रव्यूह में फंसे हुए देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को ऐसा जख्म दिया है जिसकी भरपाई कतई नहीं की जा सकती। 17 साल के सार्थक सिद्धांत नाम के छात्र ने अकेले अपने दम पर सिर्फ एक लैपटॉप के साथ सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन में हुई गड़बड़ियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सार्थक सिद्धांत, जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे हैं, ये बच्चा सबसे बड़ा विसिल ब्लोअर बनकर निकला है। कल इसको संसदीय समिति के सामने लगातार 2 दिन पेश हुए। 7 पेज का प्रेजेंटेशन समिति के सामने सार्थक ने रखा। इसमें उन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए
टेंडर प्रक्रिया की जो सीबीएसई की प्रक्रिया थी, सिस्टम था, उसकी पोल खोलकर रख दी। ये पहला मौका था, जी हाँ पहला मौका था, जब एक नाबालिग को, एक छात्र को संसदीय समिति के सामने बुलाया गया। सिद्धांत को संसदीय समिति के सामने देखकर उन अफसरों के पसीने छूट गए जो अब तक बंद कमरों में बैठकर टेंडर के नियमों से खेल रहे थे। ये हर उस छात्र की जीत है जो इस संवेदनहीन सिस्टम के आगे खुद को बेबस मानता है। सार्थक ने ही बताया कि कैसे नियमों में ढील देकर हैदराबाद की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो नाम बदलकर टेंडर लेकर आई, कोएम्प्ट एडुटेक को टेंडर दिया गया। वो कंपनी जिसका अतीत पहले से दागी था, ब्लैक लिस्टेड थी, उसे देश के 18 लाख बच्चों की किस्मत सौंप दी गई। 17 साल का सार्थक सिद्धांत आज अपने छात्रों की उम्मीदों का हीरो बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी खूब तारीफ हो रही है। सीबीएसई चेयरमैन की कुर्सी जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सार्थक सिद्धांत से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सार्थक और उसकी मां और भाई की तस्वीर भी शेयर की है। सार्थक, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। अब बात करते हैं इसी कहानी के एक और पहलू से। छात्रों के साथ लगातार हो रही नाइंसाफी से देश गुस्से में है। सोशल मीडिया पर सिस्टम के खिलाफ पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसका प्रमाण हैं। और अब इसके फाउंडर अभिजीत दीपके, जिन्होंने ये पूरा सटायर, ये व्यंग चलाया था सोशल मीडिया पर, वो अभिजीत दीपके जो अमेरिका में थे, वो 6 जून को दिल्ली लौट रहे हैं और सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अब दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारत लौटकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए आपके बच्चों से ज़्यादा कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप लोगों को सोचना होगा कि क्या हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं और वहां पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता है, बस कुछ लोगों का ट्रांसफर करके मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, आने वाले 6 तारीख को सैटरडे को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए। सोनम वांगचुक, जिनको हम सभी लोग रैंचो के नाम से जानते हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। और हमें लगता है हाँ, जब बच्चे सुसाइड करते हैं, जब लाखों बच्चों के साथ गलत होता है, तो मिनिस्टर को रिजाइन करना ही चाहिए। तो सुना आपने अभिजीत दीपके को। दीपके ने लोगों से अपील की है कि वो जंतर मंतर पर उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हो। मशहूर पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी दीपके को अब खुलकर समर्थन दे चुके हैं। सोनम वांगचुक ने पीएम मोदी से शिक्षा मंत्री को हटाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। इसके अलावा एक और सामाजिक कार्यकर्ता है अंजलि दमनिया। उन्होंने भी एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर कॉकरोच जनता पार्टी को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने लिखा है कि 6 जून को दिल्ली चलो, कॉकरोच होने पर गर्व है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 5 जून से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों के जबरदस्त उनके मन में गुस्सा है और अभिजीत दीपके ने इस गुस्से को एक मुहिम में बदल दिया है, वो भी अमेरिका से बैठकर। लेकिन आपको बता दूं, अभिजीत दीपके एक वक्त में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया की टीम का हिस्सा रहे हैं और बहुत क्लोजली उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया है। तो ये कह देना कि वो सिर्फ एक मुहिम चला रहे हैं, ये भी समझकर चलना चाहिए कि वो शुरू से बीजेपी के विरोधी के तौर पर देखे गए, उस विचारधारा से आते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने दिल्ली आने का ऐलान कर दिया, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर अब से थोड़ी देर पहले जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें सौरभ दास, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कवर करते रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो सौरभ दास अब सीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। उनसे मैंने कुछ देर पहले बातचीत की थी।
सौरभ देखिए दास, सुमित जी, कॉकरोच ये जो बयान आया था ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान था। उन्होंने बोला था कि देश के यंग लोग कॉकरोच और पैरासाइट के तरह एकजुट होकर सिस्टम को अटैक करते हैं। एंड ये उन्होंने उसके बाद उन्होंने काफी सारे और लाइनें भी बोली थी। तो तब मैं नहीं, सिर्फ इस देश का जो युवा है, विच इज ऑलमोस्ट 65% ऑफ दिस कंट्री, उन लोगों को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ अटैक है, क्योंकि हम इस देश के प्रगति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए हम अपना पूरा पूरा जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ सौरभ सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी ये इंपॉर्टेंट है, 6 जून की तारीख आपने दे दी है। 6 जून को अभिजीत दीपके लौट रहे हैं। 6 जून को दिल्ली में क्या होगा? क्या अफरा तफरी होगी? क्या सड़क पर क्योस हो जाएगा? क्या मंशा है आप लोगों की? गिरफ्तारी आप लोग दे देंगे शांतिपूर्ण तरीके से, या आप अब एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर आपको देखा जाए कि आप सोशल मीडिया के व्यूज लेना चाहते हैं, फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं, यूट्यूब के वीडियोस के व्यूज कितने, उस पर आपका ध्यान है? क्या होगा 6 तारीख को? टाइम ये आ गया है कि सब लोग बात कर रहे हैं, रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है, बट पीपल नाउ नीड टू टेक एक्शन। दे नीड टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्ट। द राइट टू प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कोई ये तो नहीं बोला कि दंगा फसाद करना है, हमने बोला पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट जो है जंतर मंतर, वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करना देना चाहते तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला दीजिए कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट हैव द राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट। तो हम लोग फिर मान लेंगे उस चीज का। अगर संविधान हमें कोई राइट दे रहा है एंड हम उस राइट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हाउ इज इट अ प्रॉब्लम? अब हेडलाइन बने ना बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो डिमांड सिंपल है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट गो, ही मस्ट रिजाइन। सौरभ, इस बात को आपको समझाना होगा, जब भी प्रदर्शन किया जाता है, कोई भी प्रोटेस्ट, तो मैं जानता हूं अच्छे से, और आप भी शायद समझते होंगे इस बात को, कि परमिशन लेनी पड़ती है कि हम स्पॉट पर बैठेंगे, इतनी देर बैठेंगे, इतने वक्त पे बैठेंगे, इतने लोग होंगे। क्या सीजेपी ने दिल्ली पुलिस से कोई परमिशन ली है? जहां तक मेरी जानकारी, अब तक आपकी तरफ से कोई चिट्ठी दिल्ली पुलिस के पास नहीं पहुंची है। क्या परमिशन ली गई है प्रदर्शन करने की? परमिशन लेने ही हम लोग जा रहे हैं। एंड ये भी एक बहुत ही ये जो तरीका है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे, और हम लोग जब जा रहे हैं डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहां पे परमिशन की क्या बात आ जाती है? लेकिन ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है कि अगर हम लोगों को अपने सेंटिमेंट्स हमें बताने, हमें जवाबदेही मांगने के, हमें परमिशन लेके करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा सिस्टम इन्होंने बना के रखा है, तो हम उसका भी पालन करेंगे। तो हम लोग जाएंगे वहां पे, परमिशन का रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चल देंगे जंतर मंतर। पूरा इंटरव्यू सौरभ दास के साथ आप देख पाएंगे टाइम्स नाउ नवभारत के यूट्यूब चैनल पर। कुछ ही देर में अपलोड होगा। करीब आधे घंटे लंबा ये इंटरव्यू है, लेकिन ये जो चंक था, ये उस इंटरव्यू का एक हिस्सा था। अभिजीत दीपके, जो असली इसके मूवमेंट के जिन्होंने खड़ा किया, जो अमेरिका से लौट रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह कि फिर वो दिल्ली आ ही क्यों रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी का कोई राजनीतिक अस्तित्व तो है नहीं। ये मुहिम तो अमेरिका में रहकर भी वो चला रहे थे और चलाई जा सकती थी आगे भी। फिर क्यों दीपके ने 6 जून को दिल्ली लैंड होकर इस प्रोटेस्ट को जमीन पर उतारने का ऐलान किया? दरअसल इसके पीछे कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। दीपके फिलहाल अमेरिका के बॉस्टन में रहकर कोई कोर्स कर रहे थे मीडिया कम्युनिकेशन का। कहा जा रहा है कि वो कोर्स खत्म हो गया है, इसके बाद उन्हें वीजा एक्सटेंशन नहीं मिला, इसीलिए उनको वापस भारत लौटना ही था और वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। दूसरा दावा यह भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उन्होंने गलत तरीके से वीजा हासिल कर लिया था, जिसके बाद अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है और अब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब भी मैंने सौरभ दास से लिया है, वो आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं। हालांकि इन आरोपों से हटकर कॉकरोच जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि दीपके यहां पर आकर छात्रों की लड़ाई को मैदान से लड़ना चाहते हैं। ये सच है कि छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है, ये भी सच है कि छात्रों के गुस्से की नब्ज दीपके ने पकड़ ली है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर भी सकता है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में कानून को हाथ में लेने की इजाजत, तोड़फोड़ की इजाजत, रकस क्रिएट करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ये बात सौरभ दास ने मुझे खुद कही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। लेकिन कोई हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति घुस जाएगा तो हम खुद पुलिस से कहेंगे कि इसको पकड़ लो, इसको अरेस्ट कर लो। ये तमाम दावे हैं। छात्रों के माँ बाप का गुस्सा जायज़ है। हर परिवार में कोई ना कोई बच्चा कभी ना कभी 12वीं का एग्जाम देगा या दे चुका है या देने वाला है।
ये गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन शांतिपूर्ण, अनुशासित और कानून के दायरे में रहकर अगर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने पार्टी तो बना दी, पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन क्या वाकई में करना चाहते हैं या सिर्फ एक ये सोशल मीडिया के जरिए एक गिमिक खड़ा किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। दीपके ने 6 जून को जंतर मंतर पर इकट्ठा होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसकी इजाज़त मांगी है? बिना पुलिस की इजाज़त मिले दीपके कैसे लोगों से जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की अपील कर रहे हैं? किसी भी धरने प्रदर्शन से पहले प्रशासन से इसकी इजाज़त लेनी होती है, ये ज़रूरी है कानूनी तौर पर। 6 जून को दिल्ली में दीपके का क्या होगा, कितने लोग जुटेंगे, सोशल मीडिया की आंधी ज़मीन पर कितना असर दिखाएगी, ये तो पता नहीं। लेकिन 6 जून को ही दिल्ली में CUET UG 2026 की परीक्षा भी होने वाली है, वो परीक्षा जो पिछले दिनों टालनी पड़ी थी। ऐसे में हालात से निपटने के लिए प्रशासन के सामने इस वक्त डबल चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी उन्हें अपने ओपन सोर्सेज से ये पता लगा है कि कॉकरोच पार्टी का संस्थापक अभिजीत दीपके कल भी दिल्ली आ सकता है। क्या होगा ये तो दिल्ली पुलिस की तैयारियों से देखना पड़ेगा। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। डोडलहल्ली कैंपेगौड़ा शिव कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। डीके शिव कुमार। डीके की इस ताजपोशी की कहानी सिर्फ सियासी नहीं है, इसमें ऐन वक्त पर बदल गया शुभ मुहूर्त भी है, जेब में रखा 5 का सिक्का भी है, पूर्व दिशा का वास्तु भी है और छिपा है तिहाड़ जेल के काल कोठरी में लिया गया एक प्रण। वीडियो पार्लर चलाने वाला एक लड़का से लेकर देश के सबसे रईस मुख्यमंत्री बनने के साथ डीके का शुभ मुहूर्त अब शुरू हो चुका है। ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು बेंगलुरु का लोक भवन और यहां का चमकता ग्लास हाउस। शाम ठीक 4:05 पर जब डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने डीके को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिस वक्त डीके शिव कुमार सीएम पद की शपथ ले रहे थे तभी उनके हाथ में संविधान की किताब भी दिखाई दी थी। स्टेज पर जब डीके शिव कुमार के सीएम पद की शपथ लेने के लिए नाम का ऐलान हुआ तब की तस्वीर बहुत दिलचस्प है। राज्यपाल शपथ दिलाने के लिए गहलोत साहब अपनी सीट पर खड़े हो गए, लेकिन डीके ने पहले झुककर जनता जनार्दन का अभिवादन किया और वो बाकायदा दंडवत हो गए मंच के ऊपर। फिर मंच पर ही रखे गए अपने गुरु अजैया की तस्वीर के पास जाकर उन्हें नमन किया। अजैया तुमकुरु के प्रसिद्ध कड़ा सिद्धेश्वर मठ के गुरु हैं और इनमें डीके की अटूट आस्था रही है। इससे पहले लोक भवन में कर्नाटक के नए कप्तान डीके शिव कुमार ने मौजूद संतों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। डीके बहुत मानते हैं इन तमाम चीज़ों को। डीके इस समय बहुत विश्वास करते हैं, पूजा पाठ, तांत्रिक, समय की पाबंदी, बहुत ही जिसको आप कहते हैं ना, इस बात का एप्रीहेंशन उनके मन में रहता है कि उनके हाथ से चीज़ें निकल ना जाएं। इस शपथ ग्रहण में जितनी चर्चा सत्ता के ट्रांसफर की थी उससे कई गुना ज़्यादा चर्चा थी ज्योतिष, वास्तु और शुभ मुहूर्त की। सियासत के सबसे बड़े मंच पर सब कुछ स्क्रिप्टेड था, लेकिन वो स्क्रिप्ट किसी नेता ने नहीं बल्कि ग्रहों की चाल ने तय की थी। सूत्रों की माने तो पहले शपथ का समय शाम 4 बजे का तय था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे 5 मिनट आगे बढ़ाकर 4:05 किया गया क्योंकि डीके ऐसा चाहते थे। मशहूर ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ वीवी आराध्य ने उनको ये सलाह दी थी। इतना ही नहीं, शपथ लेते वक्त डीके का चेहरा किस तरफ होगा, मंच की दिशा या डायरेक्शन क्या होगा, यह सब वास्तु के तराजू पर तौला गया था। डीके शिव कुमार ने पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके शपथ ली। वास्तु का यह खेल सिर्फ मंच तक सीमित नहीं था। खबर तो यह भी है कि शपथ से ठीक एक दिन पहले ज्योतिष वीवी आराध्य सीधे मुख्यमंत्री कक्ष यानी सीएम ऑफिस पहुंचे थे। आधे घंटे तक कमरे का कोना कोना नापा गया था। इसके बाद कमरे में बड़े बड़े बदलाव किए गए। सीएम की कुर्सी जो पहले उत्तर दिशा में थी उसे घुमाकर पूर्व दिशा में कर दिया गया। मान्यता है कि पूर्व दिशा से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। सीएम के कमरे में जब अजैया की तस्वीर लगेगी, डीके
जैसा कि मैंने बताया, अजैया के परम भक्त माने जाते हैं। पिछले 3 साल से जब वो डिप्टी सीएम थे तब भी अजैया उनके साथ थे और अब मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी तस्वीर वहां पर मौजूद रहेगी। ये वही डीके शिव कुमार है जो विधानसभा में हमेशा उत्तर द्वार से घुसते हैं और आज भी शपथ लेने के बाद जब डीके विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा। और हाँ, जब दिल्ली में राहुल गांधी से सीएम पद की फाइनल डील करने के लिए गए थे तो ज्योतिष के कहने पर अपनी जेब में 5 रुपए का सिक्का रखकर गए थे। किस्मत चमकी और सिक्का उनका चल गया। अब जब बात ज्योतिष और मान्यताओं की निकली है तो कर्नाटक की राजनीति का वो दिलचस्प पन्ना पलटना भी जरूरी है जिसने देश भर में एक वक्त में खूब सुर्खियां बटोरी थी। जिनको नहीं पता है वो देखिएगा, बहुत दिलचस्प किस्सा है। ये बात जून 2016 की है। किरदार थे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिनकी जगह पर अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। 2016 में तत्कालीन सीएम सिद्धारमैया की चमचमाती सरकारी कार के बोनट पर सिर्फ एक कौवा आकर बैठ गया था। फिर क्या था, सियासी गलियारों में कांव कांव मच गई। इसे ऐसा अपशगुन माना गया कि सिद्धारमैया ने तुरंत 35 लाख रुपए की नई टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी ऑर्डर कर दी अपने लिए। विपक्ष ने आसमान सर पर उठा लिया, फिजूल खर्ची हो रही है। खुद को तर्कवादी और अंधविश्वासी विरोधी कहने वाले सिद्धारमैया बैक फुट पर आए और उनको सफाई देनी पड़ी कि गाड़ी बदलने का कौवे से कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल चुकी थी, इसीलिए बदली गई है। लेकिन लोग आज भी इसे कौवा पुराण के नाम से कर्नाटक में इस किस्से को जानते हैं। लेकिन आज की सबसे खूबसूरत और हैरान करने वाली तस्वीर शपथ ग्रहण से ठीक पहले आई थी। डीके सीधे पहुंचे अपने धुर विरोधी बीजेपी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर। इसे कहते हैं राजनीति की मैच्योरिटी या फिर दुश्मनों को साधने की कला। चुनाव में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले नेता जब सरकार बनने पर सीनियर विरोधी नेताओं का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं तो लोकतंत्र की असली बानगी ये दिखाई देती है। ऐसे ही कुछ हाल ही में केरल में दिखा था जब कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन ने अपने धुर विरोधी लेफ्ट के नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है जिनको हराया पिनारी विजयन से जाकर मुलाकात की थी। और तमिलनाडु में देखने को मिला था जब स्टालिन के घर पर विजय पहुंच गए तो जब मुख्यमंत्री है। डीके ने येदियुरप्पा से मिलकर मैसेज दे दिया, राजकाज अपनी जगह, शिष्टाचार अपनी जगह। दोनों वोकलिगा समुदाय से आते हैं और पूरी तरीके से इसको अपनी पकड़ बनाकर रखना चाहते हैं। अब आपको लिए चलते एक और फ्लैशबैक में। साल 2019 तारीख 23 अक्टूबर दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी और तिहाड़ जेल के बाहर सन्नाटा था। अचानक लोहे का भारी दरवाजा खुलता है और बाहर आता है कांग्रेस का वो संकट मोचक जिसे दुनिया हमेशा कड़क सफेद कपड़ों और क्लीन शेव लुक में देखती थी। लेकिन उस रात उनके चेहरे पर एक खौफनाक शांति थी और चेहरे पर थी अंधी काली और आधी सफेद दाढ़ी। ईडी की गिरफ्तारी के बाद 50 दिन जेल की कालकोठरी में बिताने वाले डीके शिव कुमार टूट चुके थे। जी हाँ, वो तिहाड़ में बंद थे लेकिन थके नहीं थे। करीबियों को पता था कि यह दाढ़ी कोई फैशन नहीं है बल्कि एक भीष्म प्रतिज्ञा थी। जेल के भीतर डीके ने कसम खाई थी कि जब तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा तब तक चेहरे पर उस तरह नहीं लगाऊंगा। 7 साल का लंबा इंतजार, सिद्धारमैया के साथ अंदरूनी जंग और आखिरकार हाईकमान की हरी झंडी। आज जब डीके मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनके समर्थकों के मन में एक ही सवाल है, क्या आज रात डीके की दाढ़ी पर उस तरह अब चलेगा? क्या उनका वो प्रण आज पूरा होगा? आप कैसे डीके को देखना चाहेंगे, बगैर दाढ़ी के या दाढ़ी के साथ? परिवर्तन संसार का नियम है और जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है ये मुझे लगता है सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। डीके के बारे में एक और फैक्ट, डीके शिव कुमार आज देश के सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं। 2023 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक डीके और उनके परिवार के पास 1413 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति है। 2018 में ये 840 करोड़ थी, यानी 5 साल में 573 करोड़ का इजाफा उनकी निजी संपत्ति में हुआ है। डीके इस संपत्ति को लेकर विरोधी सवाल भी उठाते रहे, केस भी उन पर चल रहे हैं, लेकिन डीके का रुतबा कम नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 1400 करोड़ के रईस सीएम ने अपना करियर कहां से शुरू किया था? एक बार फिर फ्लैशबैक में चलते हैं। 1980 का दशक, बेंगलुरु का एक छोटा सा कमरा जहां डीके शिव कुमार एक छोटा सा वीडियो पार्लर चलाते थे। फिल्मों के वीडियो कैसेट किराए पर देते थे, लेकिन वो सिर्फ दुकान नहीं थी, वो डीके की राजनीतिक पाठशाला थी। वही युवा जुटते थे, वहीं डीके ने सीखा कि राजनीति के रिश्ते एहसानों और चेहरों को याद रखने का नाम है।
1985 में महज 23 साल की उम्र में उन्होंने जेडीएस के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को सीधे चुनौती दे डाली। डीके चुनाव तो हार गए, लेकिन इस मुकाबले ने एक ऐसी प्रतिद्वंदिता की शुरुआत कर दी जो आज भी कर्नाटक की वोकलिंगा राजनीति की पहचान बनी हुई है। 14 साल बाद 1999 में देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी को हराकर डीके शिव कुमार ने इस हार का बदला पूरा किया था। कनकपुरा के ग्रेनाइट बिजनेस में दबदबे की वजह से डीके को एक और नाम मिला हुआ है, कनकपुरा बांडे, यानी कनकपुर रॉक। विरोधियों के लिए वो चट्टान थे, रॉक थे, जिससे टकराकर सब चकनाचूर हो जाते थे। डीके शिव कुमार जी काफी लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे और एक समझौते के तहत उनका ये फैसला आया और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां सिद्धारमैया जी ने 3 साल में की है उसको आगे बढ़ाई। डीके वो नेता नहीं है जो दिल्ली के भरोसे राजनीति करते हैं। उन्होंने खुद का एक ऐसा किला बनाया हुआ है कि दिल्ली को उनकी जरूरत पड़ गई है। साल 2002 की बात बताता हूं। महाराष्ट्र की कांग्रेस की सरकार विलासराव देशमुख की गिरने वाली थी। डीके ने विधायकों को बेंगलोर के रिजॉर्ट में छुपा लिया और सरकार बच गई। साल 2017 में कैसे संकट मोचक बने? कांग्रेस के कद्दावर नेता थे अहमद पटेल। उनका राज्यसभा का चुनाव था जो कि फंस गया था। बीजेपी के चक्रव्यूह से कांग्रेस विधायकों को निकालकर इसी कनकपुरा के रॉक ने अहमद पटेल का चुनाव जिताया और इसके बाद डीके गांधी परिवार के सबसे बड़े संकट मोचक पार्टी के भीतर बन गए। 2017 में आईटी के छापे पड़े। 2019 में वो जेल गए, लेकिन जेल से बाहर आकर कोविड के दौरान मेकेदातु पद यात्रा निकालकर डीके ने कांग्रेस कर्नाटक में वो जान फूंक दी जिसने 2023 में बीजेपी की मजबूत सरकार को सत्ता से उखाड़ दिया, इन्हीं येदियुरप्पा साहब को। अब बढ़ते आज की अगली कहानी की ओर। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में आज एक नया अध्याय लिखा गया है। नाम है द्रोहकाल। वही द्रोहकाल जब अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वही द्रोहकाल जब वफादारी की जगह बगावत ले लेती है। वही द्रोहकाल जब मजबूत किले की दीवारों में दरारें दिखाई देने लगती हैं। कभी जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी फाइटर दीदी बनकर खड़ा किया करती थी, आज उसी पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। आज टीएमसी के 60 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा और कुछ ही घंटे के बाद स्पीकर ने ऋतुव्रत बनर्जी, जो कि बागी हैं, ममता बनर्जी की मुखालफत कर रहे हैं, उनके गुट को विधानसभा में मान्यता दे दी है कि ये असली टीएमसी है। यानी मौजूदा द्रोह काल में टीएमसी अपने सबसे बड़े सियासी संकट से अब गुजर रही है। राजनीति में सबसे खतरनाक हमला बाहर से नहीं, अंदर से होता है। जब अपने ही सवाल पूछने लगें, जब अपने ही आंखें दिखाने लगें और जब अपने ही टॉप लीडरशिप को चुनौती देने लगें, तब शुरू होता है द्रोह काल। बंगाल में आज यही द्रोह काल टीएमसी को दो फाड़ करने को तैयार है। ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी के विधायक और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आरोपों की बौछार। क्या टीएमसी में वफादारी की जगह विद्रोह ने ले ली है? क्या टीएमसी के भीतर का संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या टीएमसी में टूट की टिक-टिक अपने आखिरी राउंड में पहुंच चुकी है? और क्या बंगाल की राजनीति किसी बड़े राजनीतिक भूकंप से पहले की बेचैनी देख रही है? चक्रव्यूह में देखिए आज इसी द्रोह काल का पूरा सच। तो कभी ममता बनर्जी की टीएमसी में एक ही नारा चलता था, दीदी ही पार्टी है, पार्टी ही दीदी है। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। लेकिन टीएमसी में बंटवारे की खबर के बीच ममता बनर्जी ने आज पार्टी में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक और दांव चला है। ममता बनर्जी ने टीएमसी की संसदीय समिति को छोड़कर पार्टी की सभी कमेटियों, सभी संगठनों को भंग करने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट्री पार्टी का मतलब उस कमेटी से है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ममता गुट का दावा है कि अब पार्टी पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। वहीं दूसरी तरफ आज ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में 60 विधायकों के बागी गुट की मांगों को मानते हुए बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल के नेता के रूप में मंजूरी दे दी है।
जावेद खान, संदीपन साहा और सियौली साहा को उपनेता के तौर पर मान्यता दी गई है और अखरुज्जमा को चीफ व्हिप बनाया गया है। एक तरफ खबर है कि ऋतुपत बनर्जी को बंगाल विधानसभा में एलओपी का कमरा भी अलॉट कर दिया गया है। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि जिसे पार्टी से निकाला गया वो प्रतिपक्ष कैसे हो सकता है। एक्सपेल्ड हुए एमएलए कैसे दूसरे पार्टी का एक पार्टी का एलओपी हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो लोग, हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा, पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। वहीं इस बगावत की टाइमिंग पर जब हमारी सहयोगी पूजा मेहता ने ऋतुपत बनर्जी से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसे भी आज आप जरूर सुनिए। लेकिन अभी जो आप आपत्ति बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में, और चुनाव हारने के बाद अन्य जो आप ही के पार्टी के नेता है वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जेल जाने का डर है, इसीलिए 60 लोग जो है दूसरा कैंप बना रहे हैं। मैं एक बात आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मोबाइल में तो मोबाइल तुरंत सब स्क्रीनशॉट किया, क्योंकि हो सकता है वे डिलीट हो सकता था। पूरी चुनाव के पहले, चुनाव आने के पहले जो चुनाव का फेस था, मुझे उलूवेरिया भेजा गया था। तो उलूवेरिया में मैं जब गया पहले 3 दिन तो मुझे घुसना ही नहीं दिया गया। टीएमसी से निष्कासित बागी विधायक ऋतुपत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ 60 विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मंजूरी दे दी है। अब टीएमसी में हुई बगावत को इस वेन डायग्राम के जरिए आपको बताता हूं। टीएमसी में अभी कुल 80 विधायक हैं। 80 में से 20 विधायक ममता बनर्जी के साथ बताए जा रहे हैं। वहीं 60 विधायक ऋतुपत बनर्जी के बागी गुट में इस वक्त प्रतीत हो रहे हैं। आज जब विधानसभा स्पीकर को नए एलओपी की मांग के लिए लेटर सौंपा गया, उसमें 58 विधायकों के साइन थे जो कि ऋतुपत बनर्जी ने सौंपा। बागी गुट में शामिल 2 विधायक देर से विधानसभा पहुंचे थे, इस वजह से वो बागी गुट के पत्र पर दस्तखत नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बागी गुट के साथी हैं। अगर आप 80 विधायक हैं और 80 में से अगर आप 1/3 को निकाल दें तो 53 विधायक चाहिए, तो ऐसे में नंबर पूरा है ऋतुपत बनर्जी के पास। 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, 59 लोग हो गए, सुन रहा हूँ, लेकिन आपने किया है? मेरा भी सिग्नेचर है। आपने कर दिया? जी जी। तो ये मीटिंग कहाँ, गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरे पर्सनल से। तो ये जो विरोध अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक दल के खिलाफ नहीं है। मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुपत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा। बॉलीवुड की एक सुपर डुपर फिल्म रही है एक फूल और दो माली, लेकिन जोड़ा फूल वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल जो पॉलिटिकल पिक्चर चल रही है उसे 2 फूल 1 माली का टाइटल देना मौजू लगता है, क्योंकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, उन्हें सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की अगुवाई और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। हम लोगों ने लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है, एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं, यही है। उधर दिखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर में भी अभिषेक वगैरह सब पहुंच रहे हैं। पहुंचने दीजिए, सब अपना अपना काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे।
80 विधायकों में से 58 विधायकों के साइन वाला पत्र जो विधानसभा स्पीकर तक पहुंचता है, उस पत्र में नेता के तौर पर ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। यानी ये बागी गुट भी अपना नेता ममता बनर्जी को ही बता रहे हैं। किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि ममता को हटाओ, किसी ने ये नहीं कहा कि पार्टी की कमान बदल दो। लेकिन इस बीच पर बात भी गौर कर लेना चाहिए कि ममता के साथ अभी कौन कौन है। इसका ट्रेलर कल के प्रोटेस्ट में दिखा था। विधायकों को तो छोड़ ही दीजिए, वो क्या कर रहे हैं इसे पूरा देश देख रहा है। लगता है टीएमसी के सांसदों को भी ममता से दूरी बनाने में अब अपनी भलाई दिखाई दे रही है। लोकसभा में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, टीएमसी के 29 सांसद हैं, वही राज्यसभा में 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लेकिन ममता के साथ प्रोटेस्ट ग्राउंड पर कितने दिखे थे? आपको याद होगा कल हमने बताया था। जो लोग नहीं दिखे अब देखिए। सयानी घोष जैसी एमपी जो चुनाव कैंपेनिंग में ममता दीदी की क्षमता का नारा देती थी, गाने गाती थी, वो नदारद रही। अब हम बारी बारी से दिखाते ग्राफिक्स में क्या, ये देखिए इन तमाम चेहरों को देखिए, कौन आया कौन नहीं आया। ये 29 सांसद हैं लोकसभा के। इनमें से केवल 4-5 मौजूद थे। कल्याण बनर्जी, समीरुल हसन, डेरेक ओब्रायन, नदीम उल हक, माला रॉय और बाकी सब लोग जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ है, ये तमाम लोग, इरफान पठान जैसे लोग, कीर्ति आज़ाद जैसे लोग, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे लोग, जो बड़े स्टालवर्ड नेता हैं, ये लोग गायब थे इस पार्टी के। कौन आया कौन नहीं आया, ये सब लोग जो कैंपेन, सौगत राय, यूसुफ पठान, सयानी घोष कितने वायरल हुई थी चुनाव कैंपेन में, कल नहीं दिखाई दी। ममता की क्षमता की बात करती थी, कल ममता की क्षमता की सयानी कहाँ गायब थी किसी को नहीं पता। अब तक नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्यों कल के प्रोटेस्ट में नहीं दिखाई दी। जब ममता बनर्जी पार्टी में एकता लाने की कोशिश कर रही हैं, तो ममता के नाम पर चुनाव जीतने वाले ये तमाम दिग्गज ममता के साथ दिखने में संकोच कर रहे हैं। एक तरफ 60 बागी विधायकों की मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के घर आज दिन भर टीएमसी के सीनियर नेताओं का आना जाना लगा रहा। डैमेज कंट्रोल पर मंथन होता रहा। अपने ऊपर हुए हमले के बाद अभिषेक बनर्जी आज पहली बार कैमरे के सामने उनकी एक झलक दिखाई दी। वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे थे फिजिकली, जो कैमरे के सामने जितना वो कैद हुए। वो ममता बनर्जी अपने घर पहुंचे, उनके घर पर आवास पर पहुंचे। टीएमसी की नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन भी ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा ममता दीदी के साथ खड़े हैं, आज भी उनके साथ हैं और भविष्य में भी उनके साथ खड़े रहेंगे। दोनों गुट अपना नेता ममता बनर्जी को बता रहे हैं। जो बागी हैं उनकी शिकायत अभिषेक बनर्जी से, आईपैक से है। वे ही ममता बनर्जी को लेकर सब कह रहे हैं कि वही पार्टी की असली ताकत है और उसकी आत्मा भी है। जिन लोगों ने आज दीदी के साथ विश्वासघात करने का रास्ता चुना है, जैसा कि ममता के गुट का कहना है, उनका फैसला जनता करेगी, ये ममता का गुट बागियों के बारे में कह रहा है। इस बीच कोलकाता में शाम होते होते तेजी से घटनाक्रम बदला। कुछ ही देर पहले टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी फिराद हाकिम, जिनको बॉबी के नाम से भी जानते हैं, जो कोलकाता के मेयर थे, वहां सरकार में मंत्री थे, उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। वही अभिषेक बनर्जी के घर आज एक बार फिर ईडी की टीम पहुंच गई। खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन देने के लिए ईडी अधिकारियों की एक टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर आज पहुंची थी। यानी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे आखिर में पब्लिक व्यू की। प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं सीबीएसई के मामले पर, एनटीए और सीबीएसई के मकर जाल ने यह साबित कर दिया कि भारत को स्वयं के उज्जवल भविष्य के लिए विश्व गुरु की जगह आत्म गुरु बनने की आवश्यकता है। एक और पब्लिक व्यू शांतनु गोस्वामी का टीएमसी के बवाल को लेकर। अधिकांश इलाकों में टीएमसी का मतलब ही ममता बनर्जी है। दीदी से पार्टी सिंबल तो छीना जा सकता है, आत्मबल और संघर्ष नहीं। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। शुभ रात्रि।